नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम इट्स नॉट फेक में। इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आपके लिए लेकर आती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरें, खबरों के पीछे का विश्लेषण, खबरों के पीछे का सच। तो चलिए शुरुआत करते हैं इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी हेडलाइंस जो कि आज की हैं। प्रवासी मजदूरों से ना लिया जाए बस और ट्रेन का किराया, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला। प्रवासियों और गरीबों की मदद के लिए कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर किया कैंपेन। सोनिया गांधी ने कहा सरकार जरूरतमंदों के लिए खोले खजाना। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, कार बम से हमला करने की थी तैयारी। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप से खतरे में पड़ सकती है प्राइवेसी, वैज्ञानिकों ने जताई आशंका। यूनिसेफ और सेव द चिल्ड्रन का दावा, कोरोना की वजह से साल के अंत तक भारत समेत दुनिया भर में 8 करोड़ से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं गरीब। तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताऊंगी, खबरों के पीछे का विश्लेषण करूंगी, खबरों के पीछे की जो सच्चाई है उसे आपके सामने लेकर आऊंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों से बसों और ट्रेनों का किराया न लिया जाए, वे खर्च राज्य सरकारों को उठाना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि फंसे हुए मजदूरों को राज्य सरकार तब तक खाना देगी जब तक वो अपने घर के लिए बसों या ट्रेनों पे सवार नहीं हो जाते, यहाँ तक कि उन्हें स्टेशन पर भी खाना दिया जाएगा। तो ये सारे बड़े ऑब्जर्वेशंस आज सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजंस तब लिए हैं, अभी तक बहुत जो PILs फाइल हुई थी माइग्रेंट लेबरर्स के मामले में, उन PILs को एंटरटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अभी तक बच रहा था। लेकिन फाइनली आज वो PIL सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन किया और कुछ बड़े सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए, उसे मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से आज क्या क्या पूछा है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है। पहला सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है वो ये है दैट व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द माइग्रेंट्स, क्योंकि इन बातों पर सरकार के पास जवाब नहीं था कि कितना आपको समय चाहिए कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, जो गरीब मजदूर इस समय सड़क पर हैं, वो अपने घर तक पहुंच जाएं। दूसरा सवाल कि क्या अरेंजमेंट्स उनके लिए अभी तक सरकार ने किए हैं, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दीजिए, ये सवाल है। फिर जो तीसरा सवाल खड़ा किया है कि क्या उन प्रवासी मजदूरों से वाकई में पैसे मांगे गए हैं, ये सवाल खड़ा किया। और जो अगला सवाल जो कि बहुत अहम सवाल है कि जब खाना इतनी भारी मात्रा में हर जगह उपलब्ध है तो खाने की शॉर्टेज क्यों है, वाई शुड देयर बी अ फूड शॉर्टेज अमंग्स द पीपल, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा है। तो इन सारे बड़े सवालों को सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया, जबकि जो सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता उन्होंने कहा था कि आप कोई भी डायरेक्शंस, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि आप डायरेक्शंस मत दीजिए, ताकि अगर आप डायरेक्शंस कोई दे देंगे तो जो प्रवासी मजदूर हैं वो और भी बहुत भारी मात्रा में और भारी संख्या में प्रवासी मजदूर और भी अपने जहाँ जहाँ वो अभी स्ट्रैंडेड हैं वहाँ से निकल कर वो अपने घरों की ओर चल पड़ेंगे। तो एक इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया और उसमें बिल्कुल साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितना भी सरकारें कर रही थी, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, लेकिन बहुत सारे लैप्सेस नज़र आए। वो लैप्सेस, वो कमियां कहाँ नज़र आई, जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ का सवाल है वहाँ पर, और जो खाना और पानी देने की जो सुविधाएं हैं उनमें लैप्सेस नज़र आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है और उस इंटरिम ऑर्डर ने कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि उन प्रवासी मजदूरों से ना तो ट्रेन का किराया लिया जाएगा ना बसेस का किराया लिया जाएगा। जहां से ट्रेनें चल रही हैं वहां पर उन्हें खाना मुहैया कराया जाएगा, उन्हें खाना उपलब्ध कराया जाएगा। और जो डेस्टिनेशन स्टेशंस हैं, यानी कि जहां पे पहुंचेंगी वहां की राज्य सरकारें उन्हें खाना और पानी देंगी। और रास्ते में जो जर्नी का टाइम है, जैसे कि अगर 12 घंटे की जर्नी है या 8 घंटे की जर्नी है, तो उस दौरान रेलवे उसे खाना प्रोवाइड करेगी। यानी कि खाना और पानी और किराया, इन तीनों जो मूलभूत सुविधाएं थी जिनसे जो प्रवासी मजदूर जूझ रहे थे, उन चीज़ों को आज फैसिलिटेट करने के लिए एक स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया है। और साथ में ये भी कहा है राज्य सरकारों को कि आप ये बताइए कि कितने माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो कि अभी तक ट्रांसपोर्टेशन जिनका हो चुका है, जो कि अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। और ऐसी जो इन्फॉर्मेशन दिया है सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को, उसमें ये कहा गया है कि 97 लाख माइग्रेंट्स अभी तक अपने घर पहुंच चुके हैं पहली
1 मई से अगर इतने लोगों को देखा जाए तो 97 लाख माइग्रेंट्स पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके की जो बहस हुई थी, आज एक बहस के दौरान इन सारे डायरेक्शंस को सुप्रीम कोर्ट ने सामने रखा है और ये भी कहा है कि अब जो अगला हियरिंग है इस पूरे मामले में वो 5 जून को है और 5 जून को जो हियरिंग होगी तो राज्यों को अपने अपने एफिडेविट्स फाइल करने और बताना है कि उन्होंने अभी तक क्या किया है। लेकिन इस हियरिंग के दौरान जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो सुप्रीम कोर्ट के जो सोलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता का ऑब्जर्वेशन था और उन्होंने आज एक पॉलिटिकल स्पीच दे डाली सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने एक आध शब्द का इस्तेमाल किया, प्रॉफिट्स ऑफ डूम, यानी कि सेंटर की तरफ से जो तुषार मेहता हियरिंग केस पेश कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने कंप्लेंट किया एक शब्द यूज़ करके प्रॉफिट्स ऑफ डूम, यानी कि प्रॉफिट्स ऑफ डूम इस समय बहुत एक्टिव हैं। ये वो लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, बहुत सक्रियता से इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और उनका निशाना सीधा ऑपोजिशन पर था और एक्टिविस्ट पर था जो बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, उनके पास खाना नहीं है, उनके पास पानी नहीं है। तो तुषार मेहता ने उनको टारगेट करते हुए कहा है कि ये वो लोग हैं जो कि एयर कंडीशन घरों से बाहर नहीं निकले हैं एंड योर लॉर्डशिप लेट देम प्रेजेंट योर केस, यानी कि उन एक्टिविस्ट, उन ऑपोजिशन लीडर्स को टारगेट करते हुए प्रॉफिट्स ऑफ डूम का फ्रेज़ उन्होंने तुषार मेहता ने यूज़ किया है उनके लिए और कहा है कि ये वो लोग हैं जो एयर कंडीशन घरों में या ऑफिसेज में बैठकर ये सारे काम कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख रहे हैं, मीडिया को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन ये वो लोग नहीं हैं जो कि जिन्होंने एक्चुअली जाकर लोगों की मदद की है। तो तुषार मेहता ने उनको टारगेट करते हुए कहा है कि इन लोगों ने जिनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है उन्होंने कितनी मदद की है इन प्रवासी मजदूरों की, तो आप उनसे भी ये बात पूछिए। तो इस ये हियरिंग के दौरान बड़े ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिए, लेकिन जो सोलिसिटर जनरल हैं वो सेंटर का केस प्रेजेंट करते करते आज उन्होंने एक पॉलिटिकल स्पीच दे डाली और बिल्कुल ये कह दिया आज खुले शब्दों में कि वो सेंटर को रिप्रेजेंट करते करते उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी तुषार मेहता ने कर डाला। तो एक बहुत ही कंडेमनेबल चीज़ है और जिस तरह से उन्होंने ऑपोजिशन को और एक्टिविस्ट को अटैक किया, आज ये नहीं भूलना चाहिए कि इन ऑपोजिशन पार्टीज़ की वजह से, इन एक्टिविस्ट की वजह से ये चीज़ें सामने आई हैं, क्योंकि सरकार तो शुरू से यही कहती आई है कि वो सारी चीज़ों को फैसिलिटेट कर रही है। प्रवासी ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सेंटर ने अचानक लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, 4 घंटे का समय दिया, लेकिन उस समय बिल्कुल किसी को सुध नहीं थी कि माइग्रेंट लेबरर्स क्या करेंगे। फिर अचानक से सोशल मीडिया पर जब ये विजुअल्स आए कि किस तरह से माइग्रेंट लेबरर्स सफ़र कर रहे हैं, उनके पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, वो अपने गांव को चल पड़े हैं नंगे पांव, उसके बाद ही सरकार को माइग्रेंट लेबरर्स की याद आई है। तो आज तुषार मेहता ने ज़रूर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किया हो सरकार की तरफ से, लेकिन आज वो ये इन चीज़ों को शायद वो भूल चुके कि आज जिन ऑपोजिशन लीडर्स और जिन एक्टिविस्ट को वो अटैक कर रहे हैं, आज उन्हीं की वजह से जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं यानी कि प्रवासी मजदूरों का जो पूरा मुद्दा है वो सामने आया था। तो आज कहीं ना कहीं तुषार मेहता ने एक लक्ष्मण रेखा भी लांघ गए वो इस बात को हियरिंग के दौरान, अगर वो सुनवाई के दौरान जब वो हियरिंग और जब आर्ग्यूमेंट्स में अपने आप को इंडल्ज कर रहे थे तो एक लक्ष्मण रेखा भी उन्होंने क्रॉस की और सेंटर का केस रिप्रेजेंट करते करते एक पूरी पॉलिटिकल स्पीच दे डाली। तो तुषार मेहता से मेरा आग्रह है कि अगर आप अगले बार जब जो अगली हियरिंग 5 जून की है तो उसमें इन चीज़ों का थोड़ा सा इस गरिमा का ध्यान रखें कि आज उन्हीं ऑपोजिशन लीडर्स, उन्हीं एक्टिविस्ट की वजह से आज जो पूरा प्रवासी मजदूरों का जो फोकस है, सेंटर का जो ध्यान है, वो इन्हीं लोगों की वजह से आया है। सरकार ने इस पर सुध नहीं लिया था। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द ऑपोजिशन लीडर्स एंड बिकॉज ऑफ द ऑपोजिशन and the activists that the entire issue of the migrant laborers has gained focus. So we should thank the opposition, we should thank the activists. अब आइए अब अपनी अगली खबर की ओर चलते हैं और जो कि खबर है आज जो कांग्रेस ने स्पीक अप कैंपेन लॉन्च किया। एक बड़ा कैंपेन इस लॉकडाउन के तहत आज कांग्रेस ने लॉन्च किया है और लॉकडाउन के दौरान ये पहला बड़ा सोशल मीडिया कैंपेन कांग्रेस का देखा गया है। अभी तक लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे, लेकिन एक तरीके की कार्पेट बॉम्बिंग आज कांग्रेस ने किया। और आपको ये भी बता दें कि 11 बजे से 2 बजे के बीच में जिस तरीके के जो कांग्रेस के वॉलंटियर्स हैं, उनके बूथ लेवल वर्कर्स हैं, उनके बड़े नेता हैं, जिस तरीके से आज उन्होंने अपने वीडियोस को पोस्ट किया है ट्विटर, इंस्टाग्राम
फेसबुक। तो एक तरीके से आज ट्विटर स्टॉर्म हो गया था 11 बजे से और 2 बजे के बीच में। अगर आप देखें तो देयर वाज अ कंप्लीट ट्विटर स्टॉर्म विथ मेनी लीडर्स पोस्टिंग देयर वीडियो मैसेजेस, जिसमें बड़े लीडर्स भी उनके शामिल थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, सब ने अपने वीडियो मैसेजेस पोस्ट किए और सब ने एक सुर में यही बात कही, सेंटर से ये कहा कि जो आपने इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है वो नाकाफ़ी है। अभी भी लोगों को 7,500 रुपये प्रति माह यानी कि हर महीने दिया जाए और इंस्टेंट रिलीफ के लिए उन्हें 10,000 रुपये दिए जाएं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को ईज आउट किया जाए और एमएसएमईज को प्रोटेक्ट करने के लिए जितनी ज़्यादा सहूलतें सरकार दे सकती है तो इन सारी चीज़ों को, ये जो जितनी भी डिमांड्स आज कांग्रेस लीडर्स ने किया है वो सारी वही डिमांड्स थी जो 11 पॉइंट चार्टर, जो 22 पार्टीज़ की जो अपोजिशन लीडर्स की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी इन्हीं डिमांड्स को लेकर आया गया था। लेकिन आज ये एक एक्सक्लूसिव कांग्रेस स्पीक अप कैंपेन था। और एक बहुत आयरॉनिकल चीज़ है कि आज ही तुषार मेहता जो सोलिसिटर जनरल है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो प्रॉफिट्स ऑफ डूम की बात करते हैं, ऑपोजिशन को टारगेट करते हैं, एक्टिविस्ट को टारगेट करते वक्त ये बोलते हैं कि ये वो लोग हैं जो कि इंटरव्यूज़ देते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट्स लिखते हैं, बट दे कैन नॉट थैंक एंड एक्नॉलेज द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि वो सरकार जितना काम कर रही है उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। तो आज एक ऐसे ही दिन एक बहुत स्ट्रैटेजिक विन मैं कहूँगी ये कांग्रेस की, कि बहुत स्ट्रैटेजिकली आज ये स्पीक अप कैंपेन जो कांग्रेस ने लॉन्च किया है उससे आज 2-3 बातें सामने आई हैं कि कांग्रेस इज़ वेरी एक्टिव नाउ ऑन द सोशल मीडिया, जो कि अभी तक एक परसेप्शन था कि सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती। ये कहा गया था कि बीजेपी की जो सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी है उसको काउंटर नहीं कर सकती। तो आज एक वो परसेप्शन कांग्रेस के बारे में हटा कि जिस तरीके से एक स्टॉर्म देखा गया ऑन ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो कांग्रेस ने आज प्रूव कर दिया कि लॉकडाउन के दौरान, मंदी के दौरान कम से कम उनका सोशल मीडिया जो कैंपेन है वो बिल्कुल सक्रियता से एक्टिव हो गया और उसमें सारे कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, बूथ लेवल वर्कर्स तक को उन्होंने करीब 50 लाख कांग्रेस वर्कर्स, वॉलंटियर्स, जिसमें बड़े लीडर्स भी शामिल है, वो सब शामिल हुए और एक बड़ा स्पीक अप कैंपेन ऑर्गेनाइज कांग्रेस ने किया। तो एक बड़ी पहल है कांग्रेस की तरफ से। और दूसरी जो बात आज उजागर होती है कि अभी तक जो एक कहा जाता था कि कांग्रेस इज़ अ मोरिबंड पार्टी, ऐसा लगता है वो पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उसकी आवाज़ ख़त्म हो गई है, उसमें लीडरशिप नहीं है। तो आज ये परसेप्शन भी कहीं ना कहीं दूर हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, उनके अलावा जिस तरह से बूथ लेवल वर्कर्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कर्स ने अपने आप को स्पीक अप कैंपेन में इन्वॉल्व किया है, उसमें आज एक जागरूकता नजर आई कि कांग्रेस का बूथ लेवल वर्कर भी अब एक्टिव हो गया है, भले ही सोशल मीडिया पर हो, लेकिन कम से कम एक सोशल मीडिया काउंटर तैयार किया गया बीजेपी के लिए। तो ये एक दूसरी बड़ी चीज़ थी। और तीसरी जो एक चीज़ कि क्या कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है, ये सवाल एक बार नहीं बल्कि कई बार इन सवालों को उठाया गया है कि क्या कांग्रेस आज भी रेलिवेंट है, क्या कांग्रेस ऑपोजिशन में अपना स्पेस बना सकती है। तो आज कांग्रेस के बड़े लीडर्स के साथ जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कर्स हैं, बूथ लेवल वर्कर्स हैं, आज उन्होंने इस बात को भी प्रूव किया कि जो अभी तक जो लोग इस बात को कह रहे थे कि कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो गई है, तो आज कांग्रेस ने अपने आप को फिर से एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी के रूप में जिंदा किया है। तो स्पीक अप कैंपेन अपने नाम से ही काफ़ी आयरॉनिकल है। स्पीक अप अगेंस्ट होम, अगेंस्ट द पीपल सफरिंग बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। लॉकडाउन के चलते जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, ये वो लोग हैं जिनके लिए कांग्रेस आज सामने आई है और कह रही है कि स्पीक अप अगेंस्ट द सफरिंग्स। तो आज कांग्रेस एक जिंदा दिल पार्टी के तौर पर नज़र आई, भले ही सोशल मीडिया पर हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी से मेरी गुजारिश है कि अगर आप सोशल मीडिया पर ही उतने एक्टिव हैं तो बूथ लेवल और एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी थोड़ा सा अगर एक्टिव हो जाए तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी जिस कांग्रेस को कहा जाता है वो वाकई में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के रूप में नज़र आएगी। आपके कमेंट्स और सजेशंस का मुझे खासकर स्टोरी पर इंतज़ार रहेगा। और चलिए मैं आपको तीसरी खबर की ओर चलती हूँ लेकर। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर ने मिलकर पुलवामा एक हमले की साजिश को आज नाकाम किया। आतंकी एक कार में आईडी लगाकर हमला करने की फिराक में थे। इसे सुरक्षा बलों ने इंटरसेप्ट किया और बाद में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने कार को खाली जगह पर लेकर डिफ्यूज़ किया। इस केस की जांच अब एनआईए करेगा। तो बिल्कुल जो 2019 में जो पुलवामा अटैक देखा गया था, जिस समय कि एक कार ड्राइवर एक एक्सप्लोसिव से भरी हुई गाड़ी लेकर गया था और बहुत भारी संख्या में अटैक हुआ, तो उसी 2019 की तर्ज पर आज एक गाड़ी मिली जिसमें इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस थी। उसको आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलके उसको नाकाम कर दिया, ध्वस्त कर दिया।
और अगर आप सोच सकते हैं कि अगर इसे अंजाम देने में सफल हो जाता वो इंसान, और कहा जा रहा है कि जिस गाड़ी में ये बॉम्ब्स और एक्सप्लोसिव डिवाइसेस मिले थे, उसका जो ड्राइवर है उसका कनेक्शन हिजबुल मुजाहिदीन से था और जैश ए मोहम्मद से भी उसके कनेक्शंस बताए जा रहे हैं। तो ये सारी बातें जो सामने आई हैं, तो एक बड़ा अटैक आज होने से बच गया। अगर ये अंजाम हो जाता या इसे अंजाम दे सकने में ये ड्राइवर सफल हो जाता तो एक बड़ी घटना हो जाती। लेकिन जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में पिछले एक महीने में अटैक्स की इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, तो वो शॉकिंग नहीं है। अभी रियाज नायकू जो वहाँ का जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, उसे भी मारा था जम्मू कश्मीर की पुलिस ने। तो ये जो आतंकी जो घटनाएं हैं ये दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं जम्मू कश्मीर में। एक अलर्ट सिग्नल है जम्मू कश्मीर के लिए कि आतंकी जो घटनाएं हैं वो अभी कम नहीं हुई हैं, उसका सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी पर्सनल्स के लिए ये बहुत एक अलर्टनेस की बात है। आज ये बात सही है कि उन्होंने इस चीज़ को नाकाम करने में, बस्ट करने में वो सफल हो गए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये जो हिजबुल मुजाहिदीन है और जो टेररिस्ट हैं, जब बर्फ़ पिघलने लगती है तो ये सारे टेररिस्ट ग्रुप्स फिर से इन्फिल्ट्रेट करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक कोरोना महामारी के दौरान अपने आप को एक्टिव रखना और ये देखना कि कोई भी आतंकी वारदात अपने आप में अंजाम न ले पाए, ये एक बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और इसे मैं एक डबल वैमी भी कहूँगी, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते किसी को इतनी अनसर्टेनिटी है, किसी को कुछ नहीं पता कि कब वो पॉजिटिव टेस्ट हो जाए। और इस बीच अगर आपको एक बड़े आतंकी हमले को बस्ट करना हो तो वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और वाकई में एक शाबाशी का काम किया है जम्मू कश्मीर की पुलिस ने, लेकिन चुनौतियां यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई हैं। आज एक हमला है उसे रोका गया है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि आगे आने वाले दिनों में ऐसे आतंकी हमले को टेररिस्ट अंजाम नहीं देंगे। तो वो एक बड़ी चुनौती है। इस पर भी आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। आइए अब अगली खबर की आपको ओर लेके चलते हैं। दुनिया के कई देश कोरोना के प्रसार को मापने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप पर काम कर रहे हैं। भारत में आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च हो चुका है, जबकि ब्रिटेन के ऐप NHSX का पायलट टेस्ट चल रहा है। इस पर मार्च से काम चल रहा है। और NHSX क्या है? ये नेशनल हेल्थ सर्विसेज का एक डिजिटल आर्म है। उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप, इनका अभी टेस्ट ट्रायल इस पे चल रहा है। वैज्ञानिक करीब 30 देशों के ऐप की स्टडी कर रहे हैं और इन ऐप्स के व्यवहार, खासकर डेटा की प्रिवेसी शंकाओं को लेकर संतुष्ट नहीं है। जितने भी प्रिवेसी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये एक सर्वेलेंस का टूल है, प्रिवेसी का ब्रीच है। और ब्रिटेन समेत यूरोपीय देशों के वैज्ञानिक और रिसर्चर्स ने भी इन ऐप्स की आलोचना की है और खुला पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि ऐप यूज़र्स के डेटा हैंडलिंग, उनकी निजता के बारे में पारदर्शी नहीं है। तो ये जो NHX की जो बात हम कर रहे हैं, वो नेशनल हेल्थ सर्विसेज का डिजिटल आर्म है, उसको लेकर भी प्रिवेसी के कंसर्न्स जताए गए हैं। और UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम सबसे ज़्यादा स्नूप्ड और सर्वेल्ड देशों में माना जाता है। और वहाँ पर कहा गया है कि करीब 177 सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट ने ये बातें लिखी गई हैं और कहा गया है कि एक सर्वेलेंस का टूल है, इससे प्रिवेसी का हनन होता है। इन सारी बातों को सामने रखा गया है। और लेकिन जो NHSX के बारे में जो सबसे बड़ी कंसर्न है कि ये जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है, ये एक बिल्कुल डी एनोनिमाइज्ड आईडी क्रिएट करता है और ये सेंट्रलाइज नहीं है। तो इससे किसी भी ऐप यूज़र का जो प्राइवेट डेटा है वो शेयर हो सकता है। सबसे बड़ी कंसर्न ये है। और सिर्फ UK के ही नहीं, और भी कई यूरोपियन कंट्रीज़ के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस चीज़ को फ्लैग किया है। भारत में आरोग्य सेतु लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है और इसके पहले भी एक सर्वे आया था जिसमें ये कहा गया था कि आरोग्य सेतु इज़ वन ऑफ द मोस्ट एरोनियस ऐप्स, जिसमें कि ये कहा गया है कि जो मैंडेटरी इसको किया गया है ये सबसे बड़ा खतरा है। और मैंने अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू किया था केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का और उनको खुले शब्दों में इस बात को पूछा था और बार बार जितने भी सरकार के मंत्री हैं वो इस बात को यही कह रहे हैं कि नहीं, आपकी प्रिवेसी का हनन नहीं है। और प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस बात को कहा था कि नहीं, आपका जो प्राइवेट डेटा है उससे छेड़छाड़ नहीं होगी। तो सरकार इस समय कुछ भी कहे और वो लाख कहती रहे कि नहीं, ये जितने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप्स हैं वो बहुत सिक्योर हैं, आपका प्राइवेट डेटा नहीं सर्वेल किया जाएगा। बल्कि हाल में जो खबरें आई हैं कि एथिकल हैकर्स ने 4 घंटे में आरोग्य सेतु को हैक करके भी दिखा दिया, उस पर भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो आज सवाल इस बात का है कि आप हेल्थ रीजंस की वजह से जितने भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप्स को आप लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रिवेसी, उनकी सर्वेलेंस की गारंटी
कोई भी सरकार कैसे देगी, चाहे वो भारत की सरकार हो, चाहे आज वो यूरोपियन देश की सरकार हो। और आज हम जिस ऐप की बात कर रहे हैं, NHSX की हम बात कर रहे हैं, आज ग्रेट ब्रिटेन इस बात की गारंटी कैसे देगा कि जो प्राइवेट डेटा है उसका मिसयूज़ नहीं होगा। आप अगर हिस्टोरिकल पैटर्न एक उठाकर देखें तो जितने भी प्रिवेसी के कंसर्न्स हैं वो पिछले 3 या 4 साल में जिस तरीके से सामने आए हैं कि किस तरह से ऑनलाइन यूज़र्स हैं उनका जो प्राइवेट डेटा है किस तरह से मिसयूज़ होता है, इसके एक नहीं हज़ारों एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। और ख़ासकर पिछले 1 साल में जिस तरीके के एग्जाम्पल सामने आए हैं, तो आज सरकार किस तरह से लोगों को रीअश्योर करेगी, आज वो एक बड़ा सवाल है। कोई भी सरकार आज रीअश्योरेंस देने में नाकामयाब है, चाहे कोई भी देश हो, चाहे वो भारत का देश हो। आरोग्य सेतु पर हमारे IT और इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद एक नहीं 50 बार इस बात को वो बोल चुके हैं कि नहीं, आरोग्य सेतु बहुत सेफ है। बाकी देशों के जो मिनिस्टर्स हैं और जो वहाँ पे हेड्स ऑफ स्टेट हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप्स जो हैं वो बहुत सेफ हैं। लेकिन लोग कब कैसे कन्विंस होंगे, सरकारें लोगों को कैसे कन्विंस करेंगी, आज उसकी एक बड़ी ज़रूरत है। कोई भी सरकार इस बात को नहीं कह रही है कि वो रीअश्योर लोगों को कैसे करे कि अगर आज भारत में इसको मैंडेटरी किया गया है कि आप एयरपोर्ट पे नहीं चल सकते, आप रेल में नहीं सफ़र कर सकते बिना आरोग्य सेतु ऐप के, लेकिन जो बेचारे लोग आज मजबूरी की वजह से उसको उन्होंने डाउनलोड तो कर लिया, लेकिन उनका प्राइवेट डेटा कैसे मिसयूज़ नहीं होगा, सरकार के पास आज कोई जवाब नहीं है। तो ये एक सर्वेलेंस की रजीम है और जितनी भी रजीम्स हैं, सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि UK की, जो कि बहुत ही नोटोरियस है इस मामले में, स्नूपिंग और सर्वेलेंस के मामले में, द हाईली स्नूप्ड एंड सर्वेल्ड कंट्रीज़ में UK माना जाता है। लेकिन लोगों की निजता, लोगों की प्रिवेसी और ये जितने भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप्स हैं वो सर्वेलेंस का टूल ना बन जाएं, सरकारों के पास इसको लेकर कोई जवाब नहीं है। अभी सिर्फ जितने भी एक्सपर्ट्स हैं और जितने भी प्रिवेसी एक्सपर्ट्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, वो ज़ोर ज़ोर से इन बातों को कह रहे हैं, लेकिन क्या सरकारें उनकी बात मानेंगी, ये अभी एक ओपन एंडेड सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है किसी भी सरकार के पास। वो लाख कहती रहे, लेकिन हम कैसे विश्वास करें कि जो वो कह रही हैं वो सही है। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट का भी मामला है, जो ऑनलाइन यूज़र्स हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप यूज़र्स हैं, उनके और सरकारों के बीच में कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है, विश्वास की कमी है, रीअश्योरेंस की कमी है। मुझे नहीं पता कि सरकारें इस रीअश्योरेंस को कैसे प्लेस करेंगी लोगों के बीच में, ये एक बड़ा सवाल है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा मुझे। और मैं अपनी चलती हूँ आज की 5वीं खबर की ओर। कोरोना की वजह से इस साल के अंत में भारत समेत दुनिया के 8 करोड़ से ज़्यादा बच्चे गरीब हो सकते हैं। इससे दुनिया भर में गरीबी से प्रभावित बच्चों की संख्या 67 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। ये पिछले साल की तुलना में 15% ज़्यादा होगी। इनमें से करीब 2/3 बच्चे सब सहारन अफ्रीका और भारत के हो सकते हैं। ये दावा है यूनिसेफ और सेव द चिल्ड्रन का। तो ये एक बड़ी रिपोर्ट है और यूनिसेफ अपने चाइल्ड प्रोग्राम्स के लिए जाना जाता है, सेव द चिल्ड्रन अपनी चाइल्ड प्रोग्राम्स के लिए जाना जाता है। और उसने अगर ऐसा कहा है कि 2020 के अंत तक 86 मिलियन बच्चे गरीबी से जूझ सकते हैं, तो वो एक बड़ा खुलासा है। और 2/3 बच्चे सब सहारन कंट्रीज से हैं और साउथ एशिया से हैं। तो एक बड़ा सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर पूरा विश्व बढ़ रहा है। और उसका मेन कारण क्या है, क्योंकि जो लोअर और मिडिल इनकम जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोगों की इनकम्स अचानक कम हो गई हैं, कमाई पर भारी प्रहार हुआ है। इंडिविजुअल फैमिलीज़ इस समय कमा नहीं पा रही हैं, लोगों को खाना भी पेट भर के नहीं मिल रहा है। तो एक सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। और यूनिसेफ ने और सेव द चिल्ड्रन ने कहा है कि अगर जल्दी ही हमने बड़े इंटरवेंशन प्रोग्राम्स नहीं अगर फॉलो किए, अगर नहीं मुहैया लोगों को चीज़ें कराई, तो एक बड़ी क्राइसिस की ओर विश्व जा सकता है। तो एक बड़ा वेकअप कॉल है। इस रिपोर्ट को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। सारी सरकारें ये कह रही हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमारे पास ये इंटरवेंशन प्रोग्राम्स हैं, लेकिन जिस तरीके से गरीबी बढ़ रही है, तो जब भी गरीबी बढ़ती है, इंडिविजुअल्स जो बड़े एल्डरलीज हैं वो इस मार को झेल लेते हैं, लेकिन जो सबसे बुरी चपेट जिन लोगों पर, जिस सेक्टर पर पड़ती है, वो है बच्चे। तो सबसे ज़्यादा जो गरीबी की मार होती है वो बच्चों पर आती है, क्योंकि मैलन्यूट्रिशन, भूख, स्टार्वेशन, ये सारी चीज़ें सामने आती हैं और इसका सबसे बड़ा शिकार होते हैं बच्चे। तो यूनिसेफ और सेव द चिल्ड्रन की जो ये रिपोर्ट है, ये एक बड़ी वेकअप कॉल है। लेकिन कितनी सरकारें इन रिपोर्ट्स को सीरियसली लेंगी, उनके इंटरवेंशन प्रोग्राम्स हैं उस पर भी हमारी नज़र होगी, चाहे वो कोई भी कॉन्टिनेंट हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे सब सहारन अफ्रीका हो, जहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है।
और क्यों ना वो भारत ही हो। भारत की सरकार बार बार ये कह रही है, सारी राज्य सरकारें ये कह रही हैं कि आज वो ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, लेकिन उन इंटरवेंशन प्रोग्राम्स का ऑडिट कौन करेगा? इस महामारी के बीच, इस लॉकडाउन के बीच जितने भी इंटरवेंशन प्रोग्राम्स हैं, उनकी सक्सेस रेट, कितने लोगों तक वो पहुंची, उनका टारगेट ग्रुप क्या है, इन सारी चीज़ों पर हमारी नज़र होगी। लेकिन फ़िलहाल ये जो यूनिसेफ और सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट है, इट्स अ वेकअप कॉल फॉर ऑल द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। और जो मासूम बच्चे हैं, उनकी जानें जा सकती हैं, वो भूख से तड़प सकते हैं, वो भूखमरी से तड़प सकते हैं। सरकारों को सुध लेनी पड़ेगी कि कैसे इन बच्चों को बचाएं, क्योंकि अगर बच्चे ही नहीं रहेंगे तो विश्व का भविष्य क्या होगा? इस पर आप ज़रूर लिखिएगा। और आपको ये पूरा एनालिसिस कैसा लगा, इसके बारे में भी मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। आप ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं @नीलू317 पर, और आपकी स्क्रीन पर एक ईमेल आईडी आ रही है, उस पर भी आप हमें आपके सजेशंस का और कमेंट्स का, आपके फीडबैक का खासकर मुझे इंतज़ार रहेगा। बताइएगा आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। आपके सामने फिर से हाजिर रहूँगी, और ये जो प्रोग्राम है, ये मंडे टू फ्राइडे ये पूरी एनालिसिस आपके लिए लेकर आऊँगी। इट्स नॉट फेक पर बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।